नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात। ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार हुई बात। द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी रैली को किया संबोधित। युवाओं को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के रूप में किया प्रेरित। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को आगे बढ़ाने का किया आग्रह। आजादी के बाद देश में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनकर उत्तराखंड ने रचा इतिहास। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जारी की नियमावली और पोर्टल। कहा यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, तमाम संगठनों ने किया स्वागत। इसी साल फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन के साथ वार्ता में लगी मुहर। सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर भी सैद्धांतिक सहमति। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई संगम में डुबकी। की धर्म गुरुओं से मुलाकात। खड़गे ने कहा गंगा में डुबकी से कम नहीं होगी गरीबी, तो बीजेपी ने बताया सनातन विरोधी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर उन्हें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के लिए आपसी साझेदारी की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों समेत व्यापक द्विपक्षीय वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं और इसे आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति सहित वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पारस्परिक संपर्क और जल्द ही मुलाकात पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों की रैली को संबोधित किया, जिसमें इस बार एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब कर्नाटक और गोवा निदेशालय को गया। वहीं उप विजेता दिल्ली निदेशालय रहा। प्रधानमंत्री से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का खिताब पाकर देश भर के कैडेट उत्साहित दिखे। इस खास मौके पर विजेता कैडेटों से खास बातचीत की डीडी न्यूज़ संवाददाता गिरीश निशाना ने। इस बार एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में सर्वश्रेष्ठ चैंपियन ट्रॉफी का खिताब गया कर्नाटक और गोवा निदेशालय को। क्या कहना चाहेंगे आज? It's a very proud moment, sir. Like it's been 6 years after that we're getting the trophy, so it's a very proud moment, sir. प्रधानमंत्री से आपने बैनर प्राप्त किया। बहुत खुशी हो रही है और सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। दिल्ली निदेशालय इस बार उप विजेता रहा। बात करते हैं, कितनी खुशी है दिल्ली सालों बाद? मेरे को बहुत सालों बाद ये मौका मिला है मेरे को, और दिल्ली से मेरे को मौका दिया गया है कि मैं प्रधानमंत्री से ट्रॉफी उठाऊं, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली द्वितीय स्थान पर आया है। भवीन को बेस्ट क्रेडिट मिला है। वेरी प्राउड मोमेंट आफ्टर ऑल, एंड इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग सर, क्योंकि पीएम से ये बेटन और मेडल कलेक्ट करना मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग है। सरदुल, मन में क्या विचार आ रहे थे जब पीएम से आप अवार्ड ले? It's a matter of great honor, sir. Being the first batch NCC in my school, Navy Children's School, sir, I would like to thank all my unit officer, everything. This is very proud for me, unique feeling, sir. सुनीता, आप क्या कहेंगे? It's such a matter of pride because 6 months of hard work and coming to this camp is something we've all ever imagined and dreamed. So finally making it to the top 5 and now as the All India Best Cadet is definitely a memorable achievement and something we'll all cherish. बहुत अच्छा लग रहा है and this moment is very special for me because RDC में मैं मेरी माँ की वजह से आई थी। 38 years ago she was here as a cadet and today I owe this
this baton to my mother. It's a moment which I cannot express in words. To see my parents here with me, to see my senior here with me, to see my entire directorate here with me, and to see all the cadets here, I can just owe my gratitude to everyone who has helped us all throughout this journey, and it is something which was very worthwhile, sir. So thanks a lot. रिपब्लिक डे कैंप में आना बड़ी बात होती है और उससे बड़ी बात होती है बेस्ट कैडेट बनना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से कुछ आग्रह भी किया। कितना प्रभावित किया प्रधानमंत्री ने युवाओं को और क्या प्रेरणा लेकर गए युवा इस रैली से, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी के पूर्व कैडेटों से, जिन्हें विशेष रूप से एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी की रैली को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से बहुत कुछ आग्रह किया। बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी पीएम रैली में बोला कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, ऐसे लोग युवा ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी के माध्यम से या किसी भी क्षेत्र में जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है वो एनसीसी में है। विकसित राष्ट्र के बारे में बात की प्रधानमंत्री जी ने, और युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने बोला गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो वाकई बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा खर्च जो है होता है, और जैसे खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा जो टीचर्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक ही नेशन में एक इलेक्शन रहेगा तो वाकई ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा है कि 17 लाख से 20 लाख अब कैडेट और बढ़ाने की बात की है, जो बहुत ही सराहनीय है। आजकल के युवा वर्ग के लिए बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। ये अनुशासन और कर्तव्य हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, हमारे कैडेट्स के लिए, और प्रधानमंत्री जी के बहुत ही अच्छे उत्तम विचार थे। एकता और अनुशासन ही हमारा ध्येय है, और एक्स कैडेट भी आगे हमारे साथ में हमेशा रहते हैं, साथ में जुड़े। ये सब यहाँ पे जो आए हैं बहुत टाइम के बाद आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि युवा शक्ति के माध्यम से ही जो विकसित भारत बन सकता है, और यही प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जो आज की युवा शक्ति है यही आगे भारत को ले जा सकती है, और भारत कैसे अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकता है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को आगे आने के लिए बोला है, चाहे वो ग्लोबल मंच हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो देश की राजनीति हो, उसके लिए जो युवाओं का आह्वान किया है वो निश्चय ही निर्णायकपूर्ण है। देश को आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, और ये काफ़ी लोग इस रैली को देखने के लिए आए थे, और इन्होंने अपने पुराने एनसीसी दिनों को भी याद किया, क्योंकि ये तमाम जो एनसीसी कैडेट हैं 1999 में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेटों की रैली को संबोधित किया। इस दौरान दांडी मार्च यात्रा के तहत कैडेटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमक से बनी एक महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट की। दांडी मार्च के कैडेट ने क्या संदेश देने का प्रयास किया, इस पर खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी की इस रैली के अंदर दांडी मार्च के कैडेट भी दिखाई दिए। बात करते हैं, आप गांधी जी बने थे, कैसा लगा और कहां से कहां यात्रा थी आपकी? पहली बात तो हमें ये दांडी यात्रा करके बहुत ही अच्छा लगा है। हमने एक एनसीसी कैडेट्स को प्रूफ किया है कि हम भी उस राह पर चल सकते हैं, और हम उद्देश्य लेके निकले थे। हम साबरमती आश्रम से 40 कैडेट लेके निकले थे उद्देश्य, और हम दांडी यात्रा पूरी दांडी में जाके पूर्ण की थी। वहाँ पे हमने नमक बनाया, और उस नमक से हमने गांधी जी की मूर्ति, जो कि आज हमने नरेंद्र मोदी जी को एक मोमेंटो के तौर पे दी है। हम ये कैडेट्स 5 उद्देश्य लेके निकले थे: ड्रग फ्री सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया। और ये 40 के 40 कैडेट्स जो एक जज्बे के साथ चले हैं, और वहाँ पे जाके एक साथ 410 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया है, रोज़ाना 30 से 40 किलोमीटर चल के, और उसी दांडी पथ पे चल के असलाली, कनकापुरा, आनंद, उसी राह पे चल के इन कैडेट्स ने वो रास्ते को पूरा किया है। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस उद्देश्य में जुड़े और हमारे पथ पे चले। सबसे पहले मैं इस एनसीसी का और हमारे प्रधानमंत्री श्री का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ये जो गुजरात की सीमित यात्रा थी उसको इतने बड़े हाइप किया, और राष्ट्र के का जो है वो मंच दिया। हमारे जो कैडेट्स है
वो बहुत ही मेहनत के साथ और पूरी भावना और लगन के साथ ये यात्रा जो है उन्होंने पूर्ण की थी। और आज बहुत खुश है कि इस मंच पे जाके गांधी जी के जो विचार थे वो उन्होंने पुनर्जीवित किए और उसको वापस उजागर किया। तो एनसीसी कैडेट्स में भी गांधी जी की जो भावना है, खास करके अहिंसा और त्याग की भावना, वो वापस उजागर हो रही है। कैडेटों ने बहुत अच्छा संदेश दिया अपनी यात्रा के माध्यम से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये कैडेट और भी ज्यादा उत्साही दिखाई दिए। कैमरामैन मोहित उइके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें 44 संशोधनों पर चर्चा हुई तो 14 संशोधनों को स्वीकार भी किया गया। इससे पिछली बैठक बहुत हंगामेदार रही थी, जिसमें 10 विपक्षी सदस्यों को एक दिन की कार्यवाही से निलंबित किया गया था। जेपीसी के आगामी बजट सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट जेपीसी को पेश करनी है, जिसको लेकर अभी तक अलग अलग राज्यों में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। वक्फ विधेयक पर आगे बढ़ी बात। जेपीसी में 14 संशोधन पास, विपक्ष के संशोधन हुए रद्द। अब संसद में होगा इम्तिहान। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की तमाम बैठकें हुई और बहुत हुए, लेकिन सोमवार को हुई बैठक कई मायनों में अहम रही। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम बदलावों को मंजूरी दे दी है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के मुताबिक सोमवार को सरकार द्वारा किए गए क्लॉज बाय क्लॉज संशोधनों पर चर्चा हुई। इस दौरान कुल 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। बहुमत के आधार पर समिति द्वारा 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, उन पर भी मतदान हुआ, लेकिन विपक्ष के समर्थन में 10 वोट पड़े और इसके विरोध में 16 वोट पड़े और वो मंजूर नहीं किया गया। 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी। उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार। समिति के सदस्यों का कहना है कि 284 से अधिक हितधारकों से परामर्श किया गया है और उनके विचारों को उचित महत्व दिया गया है। The opposition members are concerned. They had a belligerent attitude towards the whole proposal of the government. In fact, the bill, which consists of 44 clauses, which was placed for deliberation, was opposed by them tooth and nail right from beginning. वक्फ बिल पर बनी समिति की दिल्ली सहित कई राज्यों में 30 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक 29 जनवरी को होगी और उस बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को भी जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने 10 विपक्षी सांसदों को समिति की कार्रवाई से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया था। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। वक्फ संपत्तियों के नियमितीकरण के लिए बने वक्फ एक्ट 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी सांसद और वक्फ विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जेपीसी की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि गरीब मुसलमान को हक दिलाने और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश आज बेनकाब हो गई है। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया है और अब ये कानून बनेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने पर विश्व हिंदू परिषद ने खुशी जताते हुए कहा कि अब समय आ गया कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और विपक्ष के बहकावे में मुस्लिम समाज नहीं आएगा।
उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू कर दिया गया है, साथ ही पूरे देश में इसे लागू करने की मांग उठने लगी है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, किस तरीके से आप देखते हैं और आगे विश्व हिंदू परिषद की क्या मांग है? अब समय आ गया है पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। पूरे देश को इन कुप्रथाओं से मुक्त करने की जरूरत है, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, उनको उचित अधिकार दिलाने की जरूरत है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने का समय आ गया है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, अब पूरे देश के अंदर बहुत शीघ्र यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये समय की मांग है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि केवल एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस तरीके की स्थितियां बनाई जा रही है। कौन सी चीज ऐसी है जो किसी धर्म के विरोध में है? क्या किसी को अपने धर्म स्थल पर जाने की छूट नहीं दी जा रही? क्या किसी को अपने धर्म के अनुसार विवाह कराने की अनुमति नहीं है? क्या निकाह कराने की अनुमति नहीं है? तुम्हारे को नमाज पढ़ने पर अगर रोक लगती तो कह सकते थे हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। अगर निकाह नहीं कराया करने की बात कही जाती तो कह सकते थे अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं दिलवाना चाहते? इसलिए मैं समझता हूं अब समय चला गया। कृपया मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश मत करो। तो ये थे हमारे साथ विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन। राजेश रिक्की के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी समेत चुनाव आयुक्त के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदाता भागीदारी और व्यय निगरानी आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण, मतदाताओं को सही जानकारी का प्रसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान पर चर्चा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की शिकायतों का तुरंत जवाब देने का भी निर्देश दिया गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। संदीप दीक्षित के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए गए आरोप वापस ले लेते हैं तो वो उन पर मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। आतिशी और संजय सिंह के वकील भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग और अडानी समूह से जुड़े मामले में एक आवेदन खारिज कर दिया है। याचिका को याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने अगस्त 2024 में दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने इस अर्जी के जरिए रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी। रजिस्ट्री ने तिवारी की याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। विशाल तिवारी ने अर्जी में कहा था कि 3 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 महीने में सेबी को जांच पूरी करनी थी, लेकिन सेबी ने ये जांच पूरी नहीं की। ऐसे में कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो अपने पास लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें और जांच का निष्कर्ष सार्वजनिक करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कहना था कि 3 जनवरी को फैसले के साथ ही मामले का निपटारा हो गया था, इसलिए अब उस केस में अर्जी नहीं लगा सकते। रजिस्ट्री ने इस अर्जी को सुनवाई के लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। सोमवार की शाम करीब 7 बजे बुराड़ी में अचानक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, जिसके मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बचाव टीम ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मलबे में फंसे अन्य मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप एवं मर्डर मामले में पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की हत्या पर पूर्व आईजी सहित
8 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2017 में शिमला के कोटखाई में सामने आए इस सनसनीखेज मामले में बड़े स्तर पर उस वक्त प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला सुर्खियों में आ गया था। हिमाचल में भी बड़े स्तर पर उस दौरान विरोध प्रदर्शन हुए और मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वर्ष 2017 में शिमला जिला के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी की लॉकअप में हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने दोषी पुलिस कर्मियों की सजा पर फैसला सुना दिया है। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले को समझे तो 4 जुलाई 2017 महासू स्कूल से घर जा रही 16 वर्षीय छात्रा लापता हो गई। 6 जुलाई 2017 को कोटखाई के तांदी जंगल में छात्रा का शव निवस्त्र मिला। स्थानीय पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक DW नेगी मौके पर पहुंचे, लेकिन 72 घंटों के बाद भी कोई सुराग नहीं लगने पर जन आक्रोश भड़क उठा। कई लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर 9 जुलाई 2017 सीबीआई जांच की मांग उठी। 10 जुलाई 2017 सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश के बाद जांच के लिए SIT का गठन किया और SIT ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 14 जुलाई जांच के विरोध में ठियोग पुलिस थाना पर पथराव भी हुए, गाड़ियां तोड़ी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केस सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देश भर में जस्टिस फॉर गुड़िया की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए और भाजपा नेताओं ने राजभवन पहुंचकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। 18 जुलाई 2017 को पूरे घटनाक्रम में एक और अहम घटना दर्ज हुई। कोटखाई पुलिस थाना में रात को पूछताछ के दौरान एक आरोपी सूरज की मौत हो गई। जनता ने थाने को घेरकर आग लगाने का प्रयास किया। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। 22 जुलाई 2017 सीबीआई ने दिल्ली में गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म और सूरज मौत मामले में केस दर्ज किया। सीबीआई ने सूरज हत्या मामले में IG जहूद H जैदी, DSP जोशी समेत 8 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान मामले में सीबीआई कोर्ट ने सोमवार सुबह दोषियों से उनकी आखिरी अपील सुनी और शाम होते होते सभी दोषी पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में गुइलेन बैरे सिंड्रोम मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुणे नगर निगम ने जरूरी उपाय करने शुरू किए हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित 101 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 16 वेंटिलेटर पर हैं। इन मरीजों में 68 पुरुष और 33 महिलाएं पंजीकृत हैं। उपचार के लिए तत्काल प्रभाव से 7 विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम पुणे पहुंच गई है। इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं। कि आज के पोजीशन जो है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 64 पेशेंट्स है। आउट ऑफ 64 पेशेंट्स 13 पेशेंट्स आर ऑन वेंटिलेटर। 5 जो पेशेंट्स है वो ठीक होके घर चले गए हैं। जहाँ जहाँ पे हमको डाउट हो रहा है वहाँ पे हम अपना वो जो पाइप्स है वो बदल रहे हैं। लेकिन हमने जो है कि अभी कमला नेहरू हॉस्पिटल में 15 ICU बेड्स रखे हैं, वहाँ पे फ्री पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन में हुई खरीदी में एक गड़बड़ी के मामले में EOW ACB ने रायपुर और दुर्ग के साथ हरियाणा के पंचकुला में छापा मारा है। EOW ACB की टीमें इन शहरों के 1.5 दर्जन ठिकानों में छापेमारी कर रही हैं। इनमें मोक्षित कॉरपोरेशन के रायपुर स्थित ऑफिस और संचालक के दुर्ग के खंडेलवाल कॉलोनी एवं गंजपारा स्थित घर और पुलगांव स्थित ऑफिस समेत हरियाणा के पंचकुला में दबिश दी है। इन ठिकानों से मिले दस्तावेज की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पिछली कांग्रेस सरकार में हुई 100 करोड़ से अधिक की दवाओं और उपकरणों की मेडिकल सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर की जा रही है।
विधानसभा के पिछले सत्र में ये मामला जमकर उठा था। तब स्वास्थ्य मंत्री ने ईओडब्ल्यू से जांच का आश्वासन दिया था। ये मामला रीजेंट खरीदी से जुड़ा है और सीजीएमएससी के अफसरों में सप्लायर से गठजोड़ कर 100 गुना अधिक कीमत पर इसे बेचा था। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो किसी भी भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा कर दे। इस बार जल थल नभ हर जगह तिरंगे की शान देखने को मिली। कश्मीर के त्राल में तिरंगा शान से लहराया तो नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 14 स्थानों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। क्या रही और कैसी थीं ये अनोखी तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन देश भर में हमारा तिरंगा अपनी आन बान शान से फहराता रहा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक हर तरफ तिरंगा फहराया। जल थल नभ हर जगह तिरंगे की शान देखकर हर भारतवासी का सिर गर्व से उठ गया। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखीं जिनसे नए भारत की तस्वीर सामने आई। दक्षिण कश्मीर में आतंकी नर्सरी कहलाने वाला त्राल अब पूरी तरह से बदल गया है। 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के त्राल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। इस दिन त्राल चौक पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस समारोह, त्राल में सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुख्य चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोगों ने जमा हो राष्ट्र ध्वज फहराया। बीते 35 वर्षों में पहली बार त्राल में तिरंगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। देश के विभिन्न भागों से आए सैलानियों ने समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के गुलदांडा में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। पर्यटकों ने इस मौके पर राष्ट्रगान भी गाया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाने वाले बस्तर में सुदूर इलाकों में कैंप खुलने के बाद उन गांवों में पहली बार ग्रामीणों के साथ सुरक्षा बलों के जवानों ने ध्वजारोहण किया। बस्तर क्षेत्र के 14 स्थानों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये स्थान बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में हैं, जिसमें 7 जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के नए शिविरों की स्थापना से क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के साथ मिलकर नक्सल उन्मूलन को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार ठोस और मजबूती से कार्यवाहियां हो रही है। ये सभी क्षण केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि ये शांति, एकता और प्रगति की नई शुरुआत के प्रतीक बन गए। ये तस्वीर बन गए नए भारत की, बुलंद भारत की। ऐसे इलाकों की भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि देश अब शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के लिए वेब्स बाजार, वेब्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वाह उस्ताद की शुरुआत की। कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी वेब से हमारे क्रिएटर्स को दुनिया भर में पहचान मिलेगी और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर एक हमारे सामने लक्ष्य रखा था। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में डाइवोर्स होता है इकोनॉमिक मैटर्स के लिए, वैसे ही क्रिएटिविटी के लिए वेव्स उसी स्तर का होना चाहिए। वेव्स का उद्देश्य रहेगा हमारी इस क्रिएटिविटी को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की और क्रिएटर्स की इस ताकत को एक नया स्थान मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का कैपिटल बने। अब जो वेव्स जल्दी ही अनाउंस होगा वो दुनिया का पहला कन्वर्ज्ड ऑडियो
वीडियो और एंटरटेनमेंट का दुनिया का पहला समिट होगा। मणिपुर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की उड्डयन मंत्रालय ने पहल की है। मंत्रालय और मणिपुर सरकार के संयुक्त सहयोग से 3 नए मार्गों पर अलायंस एयर की उड़ानें शुरू की गई हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अलायंस एयर की उड़ानों को हरी झंडी दिखाते हुए राज्य में बाहरी निवेश में बढ़ावा होने और व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ावा होने की उम्मीद जताई है। अलायंस एयर अब इम्फाल से कोलकाता और फिर कोलकाता से इम्फाल, इम्फाल से गुवाहाटी और फिर नए मार्गों को जोड़ेगा। इसके अलावा इम्फाल से दीमापुर और फिर दीमापुर से इम्फाल और अतिरिक्त उड़ानें भी चलाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने जोर देकर कहा कि कनेक्टिविटी के बढ़ने से मणिपुर के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के 3T यानी ट्रेड, ट्रेवल एंड टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इससे युवाओं को 3E यानी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट मिलेगा, जो मणिपुर के विकास को गति देगा। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1 दशक में पूर्वोत्तर में हुई अभूतपूर्व प्रगति, पूर्वोत्तर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को अवसर मिल रहा है, ये कहा। प्रकृति के बीच रहने वाले मानव और जीव जंतु हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रकृति को रहने लायक बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ये कहना है इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ का। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कार्यक्रम प्रकृति संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण संरक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, साहित्यकार सहित विशिष्ट जनों ने एक साथ मिलकर आने वाले कल के लिए पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर विचार मंथन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश भी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। If you really look at me and your gene, the similarity is almost 100%. There is a little bit of difference that makes us the personalities differ. But you look at a plant or an animal or a lion or an elephant or a cobra, the similarity of the genome is so much between me and the cobra. So the animal is my brother really. The plant is my brother really. We breathe the same air. We exhale the same carbon dioxide. That carbon dioxide is absorbed by the tree, and that gives back the oxygen to us, and we live in a cycle which is something so connected. और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित महाकुंभ में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेले में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। महाकुंभ को 15 दिन हो गए हैं। इन 15 दिनों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। वहीं मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। ऐसे में लोगों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक की कड़ी व्यवस्था की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन के लिए वहां पर होड़ मची थी। पिछले 30 घंटे में लगभग 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम अभी भी जारी है। अमावस्या बसंत पंचमी पर्व तक अयोध्या में अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने भीड़ को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने को लेकर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। दरअसल ये फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के दौरान हुआ।
विदेश सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र की बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है, जिसमें ये सहमति बनी है कि इसी साल गर्मियों में ये यात्रा शुरू की जाएगी। वहीं सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र की बैठक भी जल्द बुलाने की बात कही गई है। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति बन गई है ताकि लोगों के बीच संपर्क बढ़े और विश्वास भी बढ़ाया जा सके। भारत और नेपाल ने सोमवार को काठमांडू में पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर JPMC की 5वीं बैठक आयोजित की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव मुनु महावर ने किया और नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के संयुक्त सचिव पद्म कुमार मैनाली ने किया। बैठक में नेपाल में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में भारत सरकार की सहायता से पुनर्निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। गौरतलब है कि नेपाल में वर्ष 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारी जनहानि हुई थी, जिसे देखते हुए भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता देने का वादा किया था। इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अगस्त 2017 में एक JPMC कमेटी गठित की गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। एस जयशंकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल के वर्षों में भारत की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमारी आकांक्षाएं और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। We have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. The last decade, in particular, we have witnessed achievements that tell us what is possible. Sustained growth rates, embrace of digital technology, building a modern infrastructure, strengthening human skills, and improving the quality of governance are amongst its notable features. डॉक्टर जयशंकर ने भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों की प्रशंसा करते हुए कहा कि लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध निरंतर बने हुए हैं। The world has entered a complicated and volatile phase because the global order is changing for real. These are occasions when new opportunities arise and true friendships are forged. As we contemplate the global scenario, there is much that draws our two nations together. I can confidently assert that our collaboration in international platforms will only get stronger. ओमान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के साथ एक शानदार बैठक के साथ मेरी ओमान यात्रा की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी को और आगे बढ़ाने, व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। कल एक उत्पादक संयुक्त आयोग की बैठक की प्रतीक्षा है। लाओस में भारतीय दूतावास ने 67 भारतीय युवाओं को साइबर स्कैम सेंटर्स से मुक्त कराया है। वो लाओस के गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फंसे थे। यहाँ उन्हें धोखे से लाया गया था। स्थानीय आपराधिक गिरोहों द्वारा उन्हें गैर कानूनी काम कराने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मदद का अनुरोध मिलने पर भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन युवाओं को GTSEZ से निकालकर वियंतियाने में भारतीय दूतावास भेज दिया। साथ ही युवाओं को वापसी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। राजदूत ने युवाओं को धोखा देने वाले एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। भारतीय दूतावास ने लाओस के अधिकारियों से धोखेबाज तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में 20 देशों के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
ओडिशा अब तक के सबसे बड़े व्यावसायिक सम्मेलन की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सम्मेलन एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा और किसानों और मजदूरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा मंगलवार को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा। राज्य बनने के बाद से ये पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के तौर पर अवतरित है और इसके इस रूप को विस्तार दिया है 38वें राष्ट्रीय खेलों ने, जहां 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। इस 38वें खेल महोत्सव का एक भव्य शुभारंभ करने वाला है, जिसमें 2400 लोग एक साथ शंख की ध्वनियों से इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें एक वाइब्रेशंस निकलेंगी जो एक इस वातावरण को पवित्र माहौल बनाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड में इन खेलों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। देहरादून मुख्य आयोजन स्थल होगा। 14 फरवरी तक चलने वाले खेलों के अन्य आयोजन स्थल हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टिहरी है। कलारीपयट्टू, योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग प्रदर्शनी खेल होंगे। We are really excited and I'm so honored to carry the flag of Kerala and I'm definitely so proud to be the flag bearer of Kerala. And about the national games, we are really excited. It's a beautiful opportunity to play for our state team, no? So we are super excited. यहाँ पे काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं और बहुत ही उनके सामने खेलने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला हमको खेलने का, तो हम बहुत ही खुश नसीब है कि उनके सामने खेलने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड जैसे एकदम जोशीले स्टेट के अंदर बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे खेलने में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सभी स्पर्धाएं उत्तराखंड में होंगी। ये आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों की मेजबानी का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड अब अगले कुछ दिन खेलों की रणभूमि के तौर पर सामने होगी, जहां पर हर खिलाड़ी की नजर न सिर्फ गोल्ड मेडल पर होगी, बल्कि अपने राज्य को अंक तालिका में ऊपर रखने की भी रहेगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उद्घाटन समारोह को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से तैयार है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के उसी स्टेडियम में, जहां पर इन खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो तैयारी है वो किस स्तर की है। ये जो पीली पोशाक में आपको दिख रहे हैं, ये वो छात्र हैं और वो छात्राएं हैं जो कि कॉलेज और विश्वविद्यालय से हैं, और ये जो छात्राएं हैं ये शंखनाद के जरिए जो है वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का जो है वो आगाज करेंगे। यानी कि इनकी संख्या जो होगी करीब 2400 होगी। तो अपने आप इस बात को समझा जा सकता है कि उस वक्त जब 2400 शंख एक साथ बजेंगे तो जो शंखनाद होगा उसकी वाइब्रेशन किस तरह का यहाँ पे माहौल पैदा करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। जहां तक उत्तराखंड के अपने प्रदर्शन की बात है तो पिछले जो राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, वहां पर उत्तराखंड को 25वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले जो गुजरात में हुए थे वहां 26वें स्थान पर रहा था। तो लेकिन इस बार क्योंकि मेजबान है उत्तराखंड,
तो जाहिर तौर पर उनसे कहीं ना कहीं पदक की उम्मीद जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार नेट बॉल और रग्बी ऐसे खेल हैं जहां पर उत्तराखंड जो है वो अपने आप को पदक के बड़े दावेदार के तौर पर सामने रख रहा है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पुरुषों के आइस हॉकी फाइनल में आर्मी की टीम ने आईटीबीपी की टीम को 2-1 से हरा दिया। आर्मी की आइस हॉकी टीम से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। नेल बाइटिंग एनकाउंटर देखने को मिला आइस हॉकी के फाइनल में और आर्मी ने आईटीबीपी को 2-1 से मात दी और विनिंग टीम के सदस्य, आर्मी के सदस्य हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सेवांग नामगेल, सुहेल अहमद, स्टैनजन नामगेल और स्टैनजन पांडे हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतना बढ़िया मुकाबला हुआ, थ्रिलर था। आप लीड कर रहे थे, फिर उसके बाद आईटीबीपी ने बराबर किया, फिर आपने गोल स्कोर किया। कमाल का मुकाबला देखने को मिला। आज का मैच जो है बहुत ही मतलब टफ रहा है, तो हम कंटिन्यूली इन अ रो हम मतलब कि खेलो इंडिया को जीते आ रहा है। तो आज के मतलब हमारी टीम ने बहुत ही डेडिकेटेड और मतलब अपने आप को बहुत ही फिट रखा है और उसी का नतीजा आपके सामने है। 2 मिनट बस रहते थे, आईटीबीपी ने स्कोर कर दिया, फिर 1 मिनट रहता था, आप लोगों ने स्कोर कर दिया। क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम जब 1-1 की बराबरी हो? उस टाइम पे हमारे कोच ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसने अपने हिसाब से जो बंदा निकालना था उस टाइम पे वो बंदा निकाला। बाकी तो मैं सबसे यूटी लद्दाख की जो तमाशीबीन है उनसे मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने सुबह सुबह आए और हमें सपोर्ट किया। 5000 की कैपेसिटी है यहाँ पे, लेकिन लोग बाहर भी वेट कर रहे थे, बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे, लोग खड़े होकर मैच देख रहे थे। ऐसा क्राउड आपने एक्सपेक्ट किया था? इस क्राउड के मतलब यही हमें आगे की ओर यही बढ़ाते हैं कि इससे हमारे आने वाले युगों के लिए कितना एक्साइटमेंट है ये गेम। और ले में ये गेम तो अलग ही माहौल में खेला जाता है और इस गेम के लिए ये नहीं चाहिए कि हमें बड़ा सा एक रिंग चाहिए या हमारे लिए बड़ा सा एक स्टेडियम चाहिए। नॉन ऑफ देम, हमें एक छोटा सा भी पॉइंट मिलेगा या कहाँ पर भी फ्रीजर होगा, हम वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कप्तान भी हमारे साथ है, स्टैनजन, आपने एक्सपेक्ट किया था इतना क्लोज गेम होगा? जितना भी आर्मी प्लेयर और आर्मी प्लेयर दोनों को तहे दिल से शुक्र है और बहुत बहुत मतलब गेम को बहुत बहुत इतना रोमांचक दिखाया और सभी टीमों को मैं धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देश का झंडा एक बार फिर से ऊपर किया और ऑल द बेस्ट आपको एशियन विंटर गेम्स के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, ले। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में लद्दाख ने महिलाओं की आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में लद्दाख ने आईटीबीपी को 4-0 के अंतर से हराया। विजेता लद्दाख की टीम से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में महिलाओं के मुकाबले में आइस हॉकी में कमाल का मुकाबला देखने को मिला। यूटी लद्दाख ने आईटीबीपी को 4-0 से मात दिया और विनिंग टीम के सदस्य हमारे साथ हैं। कप्तान, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जीतने के लिए। टफ मैच था लेकिन स्कोर लाइन तो ये दिखाता है कि 4-0 से मात दी, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई शायद? शुक्र है सर कि ये पहले थोड़ा सा मुश्किल लगा, फिर इसके बाद सेकेंड पीरियड से हमारा टारगेट था इस बार हमारा चैंपियन, ये खेलो इंडिया का चैंपियनशिप रहना पिछले साल से हमारा टारगेट था, फिर ये फुलफिल हुआ। बहुत खुश हूँ। रिंचन, कितनी बड़ी जीत थी ये आपके लिए आईटीबीपी को हराना? पहले तो हमें लगा कि टफ हो जाएगा, लेकिन लड़कियों ने सारे मतलब फुली एफर्ट देकर ना, मतलब अपना जान देकर, मतलब जो भी है सब कुछ एफर्ट डाल कर जो भी किया है वो हमारे टीम के लिए बहुत ही अच्छा किया है। पिछली बार आईटीबीपी ने आप लोगों को हराया था, कितनी बड़ी जीत है उनको हराना 4-0 से? अच्छा, पहले टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर जैसे सबको पता है कि उन्होंने हमें ये हराया था लास्ट ईयर 4-0। इस बार स्टार्टिंग में थोड़ा सारे नर्वस थे, सारे प्लेयर्स काफ़ी ये डाउट में थे कि होगा कि नहीं होगा, बट देन सब ने वो जो मॉडल डाउट था उन्होंने पॉजिटिव लिया कि हमें हराना है आईटीबीपी को। एंड देन सेकेंड हाफ से सब ने अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से अपने गेम प्लान, बेंच पे डिसिप्लिन था, आइस पे भी डिसिप्लिन था, जैसे कोच ने जैसे हमने प्लान किया था वही एग्जीक्यूट भी हो रहा था आइस पे। तो फिर एग्जैक्टली हम लास्ट ईयर उन्होंने हमें 4 गोल किया था, इस बार हमने वापस उनको 4 गोल एंड वी वन। चलिए, एक कोच की बहुत अहम भूमिका होती है खिलाड़ियों को बूस्ट अप करने के लिए। सबसे ज्यादा आप खुश होंगे इस स्कोर लाइन से और फाइनल जीतना कितना बड़ा है? बहुत बढ़िया रहा सर, यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मैच बढ़िया रहा। आईटीबीपी लोग ने बिल्कुल दे नहीं पाया, मीन्स गोल दे नहीं पाया, हमने 4 गोल दिया सर।
बहुत मज़ा आया सर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हम सब उम्मीद करेंगे कि आप जल्द ही देश के लिए खेलें और भारत के लिए मेडल लेके आए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़ ले। आईसीसी अवार्ड्स में भारत को दोहरी सफलता मिली है। भारत के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं स्मृति मंधाना को आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बुमराह ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने साल 2024 में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं। 2018 में विराट कोहली के बाद पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर ने ये पुरस्कार जीता है। वहीं स्मृति मंधाना ने इस साल वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। स्मृति ने 57.46 की औसत से 747 रन बनाए। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन में हिस्सा लिया। सोमवार से शुरू हुआ ये सम्मेलन 30 जनवरी तक चलेगा। BCORE का लक्ष्य ओलंपिक के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए शहर का चयन और शहरी परिवर्तन, आर्थिक रणनीतियां और तकनीकी नवाचार, सस्टेनेबल पर्यावरणीय जिम्मेदारी और शासन समानता और समावेशन जैसे विषयों पर मंथन करेगा। हॉकी इंडिया लीग में सोमवार को खेले गए मैच में सूरमा हॉकी क्लब ने कलिंगा लांसर्स को 5-3 से हरा दिया। सूरमा हॉकी क्लब के लिए हरमनप्रीत ने शानदार प्रदर्शन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।